हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि क्या डिफरेंस है MPs और MLAs के बीच में, विधायक और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनके बीच क्या डिफरेंस है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी की बात की जाए या फॉर एग्जांपल कुछ पावर है उससे रिलेटेड कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, या जैसे कई स्कीम्स होती हैं, MP लैड्स स्कीम है, क्या ये जो MP लैड स्कीम्स हैं ये MLAs के लिए होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। सो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई ID सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SSC है या फिर UPSC एग्ज़ाम है या डिफेंस एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर UPSC ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये राहुल गांधी की है और ये जो पिक्चर है ये अखिलेश यादव की है। एक इनमें से जो राहुल गांधी हैं वो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो अगेन हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, और ये अगेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि अगेन दिल्ली में लोकेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, कई प्रकार के ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम MLA की ही बात करें तो जो MLA है वो MLA जो विधान परिषद है उसका भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो विधान परिषद से आते हैं। वहीं जो MLA है इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो विधान सभा का पार्ट बनेंगे वो अगेन वो भी MLA कहलाएंगे। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से MLAs भी बन सकते हैं, कई सारे नॉमिनेट भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं या फिर इलेक्टेड भी हो सकते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी शब्द का ये मतलब हो गया कि जो रूल है वो रूल किसके द्वारा है? रूल बाय द पीपल। जो पीपल है, जो लोग हैं, उनके द्वारा रूल किया जाता है। अब लोग किस प्रकार रूल करते हैं? जो लोग हैं वो रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके। अब क्योंकि हमारा एक संघीय ढांचा है, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक सेंटर है और उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है वो स्टेट्स हैं। अब जो ये सेंटर है इसको पावर, कई सारे पावर्स दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शेड्यूल 7 की, शेड्यूल 7 में आपके पास कई सारी लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, अलग अलग जो लिस्ट बनी हुई हैं। अब लिस्ट 1 जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, तो ये जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो लॉ है वो पार्लियामेंट ही बना सकता है, जिसे हम इन जनरल हम सेंट्रल कह रहे हैं। और लिस्ट 2 जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, तो उनमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं उनमें जो लॉ बना सकता है वो स्टेट के द्वारा बनाया जा सकता है। अब ये जो सेंटर है जिसे हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, यह स्टेट है, तो यहाँ पे जो लॉ बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पार्लियामेंट की ही बात करें तो जो पीपल है, पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में। अब ये जो मेंबर हैं जो पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं इन्हें हम कहते हैं MPs, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे इन जनरल कहा जा रहा है। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये 2 हाउसेस के पार्ट बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें संविधानिक, अगर हम कुछ जो प्रोविजंस की बात करें तो पार्ट 5 है, संविधान का जो पार्ट 5 है वो बात करता है अपने चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में क्या बात करता है कि आपके पास पार्लियामेंट होना चाहिए, और ये जो पार्लियामेंट है ये पार्लियामेंट में आपके पास 2 हाउसेस होने चाहिए। आर्टिकल 80 बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट की, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। वहीं अगर आप बात करें आर्टिकल 81 की, तो जो कि बात करता है हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं लोक सभा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि जो पीपल है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, तो जो पीपल है, तो पीपल जो इलेक्ट करेंगे तो वो पार्ट बनेंगे किसका? वो पार्ट बनेंगे लोकसभा का, या हम बात कर सकते
कह सकते हैं कि जो हाउस ऑफ पीपल है उसका पार्ट बनेंगे, तो उन्हें भी हम एक तरीके से एमपीज बोलेंगे। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। सिमिलरली जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज जो है वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और वो भी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती हैं, जो कि अगेन पार्ट बनते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, जिसे हम अगेन कहते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्ट होकर आ रहे हैं जो एमपीज हैं, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये जो राज्यसभा है, वहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जो एमपीज आ रहे हैं। तो दोनों को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, लेकिन दोनों जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट भी इलेक्ट होकर आ रहे हैं एमपीज, इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होकर आ रहे हैं एमपीज, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पार्ट बन जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब आपके पास कई सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेट किया जाता है, और लोकसभा में भी कई सारे, मतलब जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है लोकसभा में, तो उसको भी नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में। और जो मेंबर्स हैं उनको भी, कई सारे जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है इन जनरल जो है राज्यसभा में। अब अगर हम देखें इसी तरीके से, अगर जैसे स्टेट की बात की जाए, तो स्टेट में भी आपके पास क्या है, संविधान क्या प्रोवाइड करता है कि पार्ट 6 में चैप्टर 3, ध्यान से सुनना है, पार्ट 6 और चैप्टर 3 में आपके पास कई सारे आर्टिकल है। आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171। 168 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, कि किस प्रकार से जो नीति है वो स्टेट में बनाई जाए। आर्टिकल 169 कहता है कि जो काउंसिल इन स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट है, जो विधान परिषद है, उसको किस प्रकार से क्रिएट या उसको एबॉलिश या खत्म किया जाए। आर्टिकल 170 कहता है कि किस प्रकार का कॉम्पोजिशन होना चाहिए विधानसभा का, और आर्टिकल 171 कहता है कि किस प्रकार का कॉम्पोजिशन होना चाहिए जो विधान परिषद है। तो ये सारे लोग जो कि पार्ट बनेंगे, कई सारे जो स्टेट है वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। तो जो मेंबर्स हैं जो कि लोगों द्वारा इलेक्शन में इलेक्ट होकर आते हैं और पार्ट बनते हैं विधान सभा के, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली जो विधान परिषद है, कई स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है, जैसे यूपी में विधान परिषद है, अखिलेश यादव क्या है, विधान परिषद का पार्ट है, तो वो भी इनडायरेक्टली जब इलेक्ट होकर आते हैं तो उन्हें भी हम बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी डाइवर्सिटी है कि किस तरीके से एमएलएज आ सकते हैं। एमएलएज डायरेक्टली इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं, एमएलएज जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ सकते हैं, और एमएलएज जो है अगर काउंसिल ऑफ स्टेट है कई जगह पे तो वहाँ पे नॉमिनेट होकर भी आ सकते हैं, और जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे भी जो गवर्नर है वो एंग्लो इंडियंस को भी जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमें सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट में विजिबल है, सिमिलर स्ट्रक्चर स्टेट लेवल में भी विजिबल है। तो अब हम जब बात करते हैं नीति बनाने की, तो नीति बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके पास दो लोग हैं, आपके पास पार्लियामेंट है और आपके पास अगेन स्टेट में जो स्टेट असेंबलीज़ हैं और जो काउंसिल ऑफ स्टेट हैं, या फिर हम कहें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो विजिबल है। तो आपके पास अगेन शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो लॉ बनाए जाते हैं ये लॉ किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। इस लॉ को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके द्वारा। बजट है, बजट को पास करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल जो है किसके द्वारा प्ले किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 107 प्रोवाइड करता है क्या,
प्रोविज़न एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। और इसमें किसका रोल बताया गया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल है वो किस प्रकार से पास होगा या मनी बिल किसे हम कहते हैं तो वो भी डिफाइंड है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली जो लिस्ट 2 है जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, जो कि अगेन शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है उन पे जो लॉ बनाने की जिम्मेदारी है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, जिसे हम एमएलए या विधायक कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है इसमें पार्टिसिपेट करने की। वहीं अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की भी बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो एक ऐसा है जिसमें दोनों एमपीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं और एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब रिमूवल की बात करते हैं तो रिमूवल में जो एमएलएज हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है नॉमिनेटेड और क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगर हम बात कर लें तो ये अगेन हम कह सकते हैं ये है एमएलए और ये है एमपी। तो ये क्योंकि लोकसभा का पार्ट है, अगेन जैसे अमित शाह की बात करें जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है तो वो राज्यसभा के पार्ट है, और वो भी अगेन हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो भी दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आते हैं, असम से इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो आपके पास जो है एमपी बनने के भी अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग। एक तो आप डायरेक्ट इलेक्ट होकर आ जाइए, जैसे राहुल गांधी आ गए अमेठी से, या फिर आप नॉमिनेट होकर आ जाइए, है ना। कई सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो नॉमिनेट होकर भी आए, क्योंकि जिसके पास पावर होती है जिस भी स्टेट में पावर है, जैसे यूपी में अगर बीजेपी के पास पावर है तो वहाँ क्योंकि मैक्सिमम जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के होंगे, इसलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में आएंगे उसमें मतलब जितनी भी सीट अलॉटेड है यूपी में वो मैक्सिमम सीटें बीजेपी के मेंबर द्वारा ही जीती जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो एमएलएज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो अगेन वो बीजेपी का पार्ट है। तो जिसके पास पावर होती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर होती है स्टेट में, वहीं से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आते हैं राज्यसभा के लिए वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। तो इसका इलेक्शन का अलग एक प्रोसीजर है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन हमें ये जान लेना है कि जो एमपीज़ हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आएंगे, नॉमिनेट होकर भी आ सकते हैं, या इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं। सिमिलरली एमएलएज भी सेम चीज़ है। एमएलए जैसे ये विधान परिषद का पार्ट है यूपी के, ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अब एक पॉइंट कहा जाता है कि जो एमपीज़ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जो पावर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एमएलएज के। जैसे क्या है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या होगा, हर एक स्टेट है, जो भी स्टेट होता है, जैसे अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के इलेक्शन में क्या है, कई सारी स्टेट्स हैं, उनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर एक जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होता है, और वहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कंपैरिजन करें लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शन में, तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंसी की साइज़ भी होती है वो काफ़ी वेरी करती है। लोकसभा के केस में जो कंस्टिट्यूएंसी की साइज़ होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, वही स्टेट इलेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंसी की साइज़ होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो जो एमएलएज को इलेक्ट करने के लिए जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगे, वहीं जो लोकसभा इलेक्शन में जो एमपीज़ को इलेक्ट करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अगेन पार्लियामेंट का पार्ट है, राज्यसभा या लोकसभा का वो पार्ट होते हैं, और उनके पास ये पावर होती है कि वो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उन पर लॉ बना सकें। इसलिए कहा जाता है कि एमपीज़ जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि हम एक संघीय ढांचा को फॉलो करते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो हम ये जो पावर रिलेशन है उसको हम इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी वेरी करती है, अलग अलग जो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट असेंबलीज के द्वारा, तो उस हिसाब से सैलरी वेरी भी करती है। जैसे एमएलएज की सैलरी जो है वो भी वेरी करेगी, तेलंगाना में है तो वो वेरी करेगी, दिल्ली है, दिल्ली और पांडिचेरी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे अगेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और इसलिए वहाँ भी आपके पास विधानसभा है। तो जैसे तेलंगाना की जो एमएलए की सैलरी है 2.5 लाख है, दिल्ली में 2,10,000 है, उत्तर प्रदेश में 187 है,
इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सैलरीज हैं, इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं, बस हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। वहीं एमपीज़ की बात करें तो वो जो सैलरी है वो यूनिफॉर्म रही, क्योंकि स्टेट अलग अलग स्टेट्स हैं, आपके पास यूनियन टेरिटरीज है। तो एमपीज़ की बात करें तो आपके पास 50,000 पर मंथ एज अ सैलरी, 45,000 आपके पास कंस्टिट्यूंसी अलाउंस, 15,000 एज ऑफिस एक्सपेंसेस, 30,000 फॉर सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई जगह लॉज भी हैं, शायद ये थोड़ी बढ़ भी गई हो। व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो आपके पास डेली अलाउंसेस ऑफ ₹2,000 दिया जाता है। एमपीज आर ऑल्सो रीएम्बर्स्ड फॉर 34 फ्लाइट ट्रिप्स, अनलिमिटेड रेल एंड रोड ट्रेवल्स फॉर द ईयर ऑन ऑफिशियल बिजनेस। बट अगेन ये चीज़ें तो मतलब ये ऐसी सैलरी है जिनको टच भी नहीं करते होंगे, उनके पास भी अलग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कमाने के, तो वो तो अलग बातें हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये चीज़ मेंशन्ड है। इसके अलावा आपके पास एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीजन्स, MP लैड्स जिसे बोला जाता है, और इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत, इसकी स्कीम के तहत क्या है कि कुछ अमाउंट जो है दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जो MP है वो उस अमाउंट को यूज़ करता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में विकास करने के लिए। तो ये अमाउंट लगभग 5 करोड़ है। सिमिलरली अगर आप बात करें जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स है कुछ तो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर हो गए या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, उनको भी ये अमाउंट दिया जाता है। जैसे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही और सी हैज़ बीन इलेक्टेड। ऐसे स्टेट से, जैसे कोई असम से आ रहा है तो वहाँ पे 1 या 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वो जो कार्य है उसको रिकमेंड कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। वहीं नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं देश में, जो कि जैसे नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा या राज्यसभा में है तो वो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास का कार्य होना चाहिए इस स्कीम के तहत। वहीं अगर हम जो MLAs की बात करें तो वहाँ भी क्योंकि कई सारी जो स्टेट असेंबलीज़ हैं वो स्टेट असेंबलीज़ भी उन्होंने ये MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड उन्होंने भी क्रिएट किया है, और उसमें भी जैसे उसमें 5 करोड़ है, बट क्योंकि ये स्टेट के द्वारा क्रिएटेड फंड है इसलिए जो फंड है वो वेरी करता है। दिल्ली की बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल तो 1994 में 1 करोड़ के आसपास था पर MLA, अब ये इंक्रीज़ हो गया है 2011-12 से 4 करोड़ तक, तो ये वेरी करता है। अब तेलंगाना की बात करें तो ये कितना है, लगभग 3 करोड़। 2016 में ये इंक्रीज़ हो गया था, पहले 1.5 करोड़ था। तो ये क्या अलग अलग स्टेट्स में, यूपी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, MP, तो वहाँ पे इस स्कीम के तहत अलग अलग फंड जो है वो अलॉट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है MPs और MLAs के बीच, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बीच। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो उसे जैसे अगर स्टेट में अगर मिनिस्टर बनना है तो उसे अगेन या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा, या नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं वो, और तभी वो मिनिस्टर बन सकते हैं विदिन 6 मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह की ही बात करें तो वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, लेकिन विदिन 6 मंथ जो है वो राज्यसभा का मेंबर बन गए। ठीक है, तो जब राज्यसभा का मेंबर बन गया विदिन 6 मंथ तो वो मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर थे कुछ टाइम पहले। सिमिलरली अगर कोई MLA मतलब नहीं है और वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे भी अगेन फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इलेक्ट होकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर बने क्योंकि वो बाद में फिर विधान परिषद में वो जो है इनडायरेक्ट इलेक्ट हो गए या नॉमिनेट हो गए, और इस वजह से वो भी MLA बन गया, और इस वजह से वो फिर वो मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको MLA या MP बनना ही पड़ेगा विदिन 6 मंथ, नहीं तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।